9/11. Person named Osama bin Laden. CIA is asleep. 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी खबर Plane has crashed into the World Trade इस Center. एक दिन ने पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, जिसमें एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका थी Either you are with us or you are with the terrorists. और दूसरी तरफ एक आदमी, सऊदी बिलियनर उसामा बिन लादेन। Admiration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन 2 टावर्स को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि ये ट्विन टावर्स उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग्स में से एक थी। एंड विदाउट एनी डाउट ये बिल्डिंग्स दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग्स थी, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर और आसपास ऑलमोस्ट 500 हॉलीवुड मूवीज बनाई गई थी। तो जो भी इन बिल्डिंग्स को गिराना चाहता था उसे अच्छी तरह पता था कि जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ये बिल्डिंग्स गिरेंगी तो ये आने वाली दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज होगी। जैसे अगर आज कोई बुर्जुल खलीफा को गिरा दे। आज से एग्जैक्टली 23 साल पहले दुनिया की सिचुएशन ये थी, सोवियत यूनियन टूट चुका था और चाइना की इतनी औकात नहीं थी उस जमाने में। तो अमेरिका दुनिया का वन एंड ओनली वाहिद सुपर पावर था जिसकी ताकत को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं था। लेकिन अचानक एक आम से दिन 11 सितंबर 2001 को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाजों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट्स पहुंचे। अमेरिका की अब तक सारी रिपोर्ट्स देखकर यही लगता है कि ये 19 में से 19 लोग मुसलमान थे और इन सब का ताल्लुक सऊदी, इजिप्ट, लेबनान और यूएई से था। हर जहाज को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम्स बनाई गई, जिसमें हर आदमी का अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और इस सब के लिए वो पिछले कई महीनों से ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे। तो आखिर ये 4 जहाज अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए और जैसे ही इन जहाजों ने टेक ऑफ किया, इन 19 लोगों ने प्लेन्स को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर दिया। और प्लान के मुताबिक सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले प्लेन में मौजूद 5 हाईजैकर्स खड़े हुए और कुछ छोटी छुरियों और बॉक्स कटर्स के साथ पूरे प्लेन को बहुत तेजी से हाईजैक कर लिया और जहाज के दोनों पायलट्स को मारकर अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट की सीट पर बिठाया और जहाज के सारे पैसेंजर्स को पिछली साइड पर धकेल दिया और उन सारों को क्लियरली बता दिया कि अब जहाज के दोनों पायलट्स मर चुके हैं, तो ये जहाज अब सिर्फ हमारा बंदा मोहम्मद अता ही लैंड करा सकता है। जिससे सारे पैसेंजर्स चुप करके खड़े हो गए, लेकिन हाईजैकर्स कभी इस प्लेन को लैंड करना चाहते ही नहीं थे। अब जब इस जहाज का नया पायलट मोहम्मद अता पैसेंजर्स को ये बातें समझा रहा था, तो उसने गलती से जहाज के एक और बटन को भी दबा दिया, जिससे वो सीधा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हो गया और उसने कहा कि सब आराम से बैठ जाओ, हम इस जहाज को एयरपोर्ट की तरफ ही लेके जा रहे हैं। नाउ ये सुनकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट में कंफ्यूजन फैल गई और उन्होंने जल्दी से एयरपोर्ट के रनवे से सारे जहाजों को हटाकर रनवे क्लियर कर दी और इस जहाज का इंतजार करने लगे। इसके बाद अगेन मोहम्मद अता गलती से दोबारा एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हुआ और उसने कहा मतलब कोई इतने खतरनाक मिशन में इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है। खैर ये जहाज पहले बोस्टन से लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था, जो काफी लंबा सफर है। तो मोहम्मद अता ने इस जहाज को 100 डिग्रीज टर्न किया और न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा और जैसे ही वो न्यूयॉर्क की सिटी के करीब पहुंचा तो जहाज बहुत तेजी से अपनी हाइट से नीचे आने लगा और क्लियरली सबको ऐसा ही लग रहा था कि ये जहाज इसलिए नीचे आ रहा है ताकि ये न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। इसीलिए उधर एयरपोर्ट में भी ये देखकर सारे लोग इस जहाज का इंतजार करने लगे। बट काफी वक्त गुजरने के बाद भी जहाज नहीं पहुंचा और एयरपोर्ट में सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये जहाज गया कहाँ। तो आखिर किसी ने आकर उन्हें बताया कि ये जहाज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश कर चुका है। अब सिर्फ एयरपोर्ट वालों को ही पता था कि असल में ये हुआ क्या है, लेकिन अमेरिकन मीडिया को इस बारे में कुछ पता नहीं था। इसीलिए हर न्यूज चैनल ने इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कहकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया। इस सब के दौरान अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में बच्चों के एक स्कूल में बैठा हुआ था, तो उनके सेक्रेटरी ने आके खामोशी से उन्हें इस इंसिडेंट का बताया। तो उनका भी फर्स्ट रिएक्शन यही था कि ये कोई एक्सीडेंट ही होगा। नाउ पहले जहाज को टेक ऑफ के सिर्फ 15 मिनट बाद हाईजैक किया गया था, लेकिन दूसरे जहाज को बिल्कुल पहले जहाज की तरह ही 30 मिनट बाद हाईजैक किया गया और जहाजों को हाईजैक करने की ये टाइमिंग्स भी पहले से प्लान थी। मतलब जो भी इन हमलों के पीछे था वो चाहता था कि दूसरे जहाज को क्रैश होते हुए पूरी दुनिया देख सके। मरवान अल शेही, जिसकी उम्र सिर्फ
23 साल थी, अपने साथियों के साथ दूसरे प्लेन को भी हाईजैक करके पायलट की सीट पर बैठ गया और अगेन प्लेन को लॉस एंजलिस के बजाय न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दिया। अब जब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अपने नॉर्मल प्रोग्राम्स छोड़कर पहले जहाज के क्रैश को दिखा रहे थे और इसे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कह रहे थे, उसी टाइम पूरी दुनिया के सामने दूसरा जहाज फुल स्पीड आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दूसरे टावर से टकरा गया, जिसे देखकर पहले तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आ गई कि ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि हमला था। और अगेन अमेरिकन प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने आके उनके कान में दोबारा ये बात बताई और कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। इसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट हुई और मुल्क के सारे जहाजों को लैंड करने का हुक्म दिया। लेकिन अभी भी 2 जहाज ऐसे थे जिन्हें ये लोग हाईजैक कर चुके थे और किसी को पता नहीं था कि इन दोनों जहाजों का अगला टारगेट कौन सा होने वाला है। थर्ड जहाज को, जिसे एक सऊदी सिटीजन हानी हंजोर उड़ा रहा था, उसने जहाज न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने के बजाय उसे अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन की तरफ टर्न किया और जैसे ही वो वॉशिंगटन के करीब पहुंचा, वो अपने जहाज को बहुत ही नीचे ले आया और जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और ये जहाज बहुत तेजी से दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का हेडक्वार्टर इस जहाज के पेंटागन पर क्रैश होने के बाद पूरी दुनिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़कर पेंटागन की क्लिप्स दिखाने लगा। लेकिन अभी भी एक जहाज मिसिंग था। जब US आर्मी ने इस जहाज की डायरेक्शन चेक की तो उन्होंने देखा कि ये जहाज भी वॉशिंगटन की तरफ ही बढ़ रहा है और हो सकता है ये अमेरिका की पार्लियामेंट कैपिटल को टारगेट करे। तो मजबूरन इस जहाज को गिराने के लिए अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर 2 फाइटर जेट्स फुल स्पीड रवाना किए गए और इन जेट्स को ये ऑर्डर दिया गया था कि इस जहाज को हर हाल में गिराना लाजमी है, चाहे सारे पैसेंजर्स मर भी जाएं। 3 जहाज तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक अपने टारगेट्स तक पहुंच चुके थे, लेकिन चौथा जहाज, जिसे ज़ैद जर्राह चला रहा था, अपने टारगेट कैपिटल तक कभी पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि जब ये जहाज हाईजैक किया गया था तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। ज़ैद जर्राह ने दोबारा सारे पैसेंजर्स को उसी तरह बता दिया कि सब आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन जब पैसेंजर्स में से एक ने जहाज के फोन से अपनी बीवी से राब्ता किया तो उसकी बीवी ने उसे बताया कि ये हाईजैकर्स झूठ बोल रहे हैं और ये एयरपोर्ट नहीं जा रहे, बल्कि ये एक सुसाइड मिशन है। इस बंदे ने जाके बाकी पैसेंजर्स को भी समझाया कि देखो, मरना तो वैसे भी है, लेकिन इससे पहले कि ये हाईजैकर्स इस प्लेन को किसी बिल्डिंग पर क्रैश करें, हम सब खुद ही इस जहाज को गिरा देते हैं। जिस पर इन सारे पैसेंजर्स ने मिलकर हाईजैकर्स पर हमला कर दिया, जिसे देखकर ज़ैद जर्राह ने प्लेन को ऊपर नीचे और साइड टू साइड हिलाना शुरू किया। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी पैसेंजर्स आखिर जहाज के कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गए और वो जैसे ही जहाज के दरवाजे को तोड़ने वाले थे तो इस जहाज के पायलट ज़ैद जर्राह ने जहाज की स्पीड फुल बढ़ा दी और इसका मुंह जमीन की तरफ किया और इस तरह ये चौथा और आखिरी जहाज तबाह हो गया। अब पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स अगेन चौथे जहाज को दिखाने लगे तो अचानक सिर्फ 1 घंटे बाद न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का साउथ टावर कोलैप्स कर गया। और इसमें तकरीबन 1000 लोग हलाक हुए और इसके कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी गिर गया और उसमें भी 1600 लोग हलाक हुए। ओवरऑल 9/11 के इन 4 हमलों में 3000 लोग मारे गए, जिनमें से 200 लोग तो सिर्फ ऐसे थे जिन्होंने इन बिल्डिंग में लगी आग की वजह से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर मरे थे। लेकिन इन हमलों के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद अता, जो इस सारे प्लान का लीडर था, उसके वालिद का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उसने ये सब मानने से इनकार कर दिया और सारा मलबा इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर डाल दिया और कहा कि इस्लाम में ऐसे किसी अटैक की इजाजत है ही नहीं। और इस तरह तीसरे और चौथे जहाज के पायलट्स के माँ बाप ने भी अमेरिका के रिपोर्ट्स मानने से इनकार कर दिया। और अगर इन अटैकर्स की फैमिलीज को देखा जाए तो ये कोई आम गरीब लोग नहीं थे, बल्कि ये सारे अटैकर्स बहुत ही वेल ऑफ रिच फैमिलीज से थे। 9/11 का ये हमला इतना बड़ा था कि इस हमले के 100 दिन बाद तक न्यूयॉर्क में हर तरफ धूल फैली हुई थी और इन तबाह हुई बिल्डिंग्स के मलबे को साफ करने के लिए भी ऑलमोस्ट $1 बिलियन लगे थे। लेकिन फिर भी
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिरने से अमेरिका को इतना नुकसान नहीं हुआ। असल नुकसान इन बिल्डिंग से थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरी बिल्डिंग में हुआ जिसे लोग हमेशा भूल जाते हैं, और वो बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। Global markets got absolutely hammered as these events. इन हमलों के बाद अमेरिका की मार्केट्स में पैनिक फैल गया और अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने लगी और ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज के स्टॉक्स गिरने लगे, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान उठाया वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने। और कहा जाता है कि इन हमलों से अमेरिका को 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ और अमेरिका की जीडीपी जो इससे पहले 4 और 5% पर ग्रो कर रही थी, 2001 के हमलों के बाद 1% से भी नीचे आ गई। लेकिन अब जब स्टॉक एक्सचेंज में सारी कंपनीज के स्टॉक्स नीचे जा रहे थे, तो कुछ कंपनीज दरमियान में ऐसे भी थी जिन्होंने इन हमलों से नुकसान की बजाय बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया और इन कंपनीज के शेयर्स ऊपर जाने लगे। और ये कंपनीज थी वॉर कंपनीज, गन्स बनाने वाली कंपनीज, फाइटर जेट्स और टैंक्स बनाने वाली कंपनीज। अमेरिका के ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स अपने पैसे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगे। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि सबको पता था कि अमेरिका अब इन 9/11 के बदला लेने में एक बहुत बड़ी जंग शुरू करेगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया गौर से अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की तरफ देख रही थी कि आखिर किसने और क्यों दुनिया की इतनी बड़ी सुपर पावर अमेरिका के साथ ऐसा करने की जुर्रत की है। और पूरा अमेरिका गुस्से से भरा हुआ था। इन हमलों के कुछ ही दिन बाद जॉर्ज बुश आखिर पूरी दुनिया के सामने आए और सबको बताया कि इन हमलों के पीछे कोई मुल्क या गवर्नमेंट नहीं थी, बल्कि ये एक टेररिस्ट अटैक था। और इन अटैक्स के पीछे सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, अल कायदा। A person named Osama bin Laden are linked to many other organizations in different countries. और उसका लीडर उसामा बिन लादेन, States. Al-Qaeda released the video after its arrival. जो इस सबसे बहुत दूर आराम से अफगानिस्तान में बैठा हुआ था। नाउ अब जब पूरी दुनिया उसामा बिन लादेन को इन हमलों के लिए ब्लेम कर रही थी, तो उसामा बिन लादेन सामने आए और अल जजीरा को इंटरव्यू देकर कहा कि मेरा इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उन्होंने कुछ बाकी बयान भी ऐसे दिए जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग कंफ्यूजन में थे कि ये इसने किया है या नहीं किया। इन हमलों के बाद सिर्फ उसामा ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान और स्कॉलर्स सामने आए और इन हमलों की सख्त मुखालफत की, क्योंकि अगर किसी ने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ा हो तो उसे पता होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जंग से पहले मुसलमानों को ये ऑर्डर्स दिया करते थे कि जंग के दरमियान भी किसी औरत, बच्चे, बूढ़े और इवन दरख्तों को भी नहीं काटना और फार्मर्स और दूसरे रिलीजन के प्रीस्ट को भी नहीं मारना, सिर्फ उनसे लड़ना जो तुमसे लड़े। मतलब इतने सॉफ्ट स्पोकन और हमेशा माफ करने वाले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलीजन के नाम पर कोई कैसे ऐसे कर सकता था? इसीलिए इन हमलों के बाद OIC, मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सामने आई और उसने भी 9/11 के इन हमलों की मुखालफत की। और उनके अलावा मक्का के ग्रैंड मुफ्ती ने भी ये बयान दिया कि ये हमले इस्लाम के खिलाफ हैं। और इवन अमेरिका के दुश्मन समझे जाने वाले आयतुल्लाह खामनाई ने भी ये बयान दिया कि इन हमलों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस सब के बाद भी इस्लाम की इमेज वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही खराब होने लगी और इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। फॉर एग्जाम्पल, लोग रोड पर हिजाब पहनने वाली औरतों को मारने लगे और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे मुसलमानों को जॉब से निकाला गया और कुछ मुसलमानों को तो जान से भी मारा गया। और टीवीज पर पहली दफा ये डिबेट स्टार्ट हुई कि क्या इस्लाम एक पीसफुल रिलीजन है भी या नहीं। Islam is not a religion of peace. लेकिन इन सब चीजों के बाद भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही स्टैंड था कि ये हमले चाहे जिसने भी किए, हम इस सब के खिलाफ हैं। नाउ उसामा बिन लादेन के इनकार करने के बाद भी अमेरिका ने सारा ब्लेम उसामा बिन लादेन पर ही डाला। अमेरिका ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट तालिबान को अल्टीमेटम दिया कि अलकायदा के सारे लीडर्स इंक्लूडिंग उसामा बिन लादेन को हर हाल में अमेरिका के हवाले किया जाए। लेकिन अफगानिस्तान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अफगानिस्तान ने इससे कुछ ही साल पहले एक बहुत बड़ी सुपर पावर सोवियत यूनियन को 10 साल जंग के बाद हरा चुका था। और उसामा बिन लादेन ने उस जंग में अफगानों की मदद के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से तालिबान गवर्नमेंट, जिसका लीडर मुल्ला मोहम्मद उमर था, उसामा बिन लादेन की बहुत ही रिस्पेक्ट किया करती थी। जिस पर तालिबान ने अमेरिका की गवर्नमेंट से कहा कि आप जिस पर ब्लेम लगा रहे हैं वो बंदा तो मान ही नहीं रहा कि उसने ये सब किया है, आप हमें प्रूफ्स दें, हम खुद उसे सजा देंगे और बगैर प्रूफ्स के हम अपने गेस्ट को किसी के हवाले नहीं कर सकते। बट अमेरिका ने उनकी ये ऑफर नहीं मानी और कहा, देखो मैं एक सुपर पावर हूँ और तुम एक आम से गरीब मुल्क हो, मुझे तुम्हें सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, ये बंदा मेरे हवाले करो बस, वरना हम अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को खत्म कर देंगे। क्योंकि अमेरिका के जनरल्स ने इससे पहले ही अपनी रिसर्च कर ली थी
कि तालिबान हमारे सामने सिर्फ कुछ ही हफ्तों के लिए खड़े हो सकते हैं, उसके बाद हम इन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन तालिबान बीइंग पठान, उन्होंने ऑफ कोर्स उनकी बात नहीं मानी, तो अमेरिका ने भी अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग शुरू कर दी। इस जंग को रोकने के लिए तालिबान ने एक और आखिरी कोशिश भी की और अमेरिका से कहा कि हम उसामा बिन लादेन को एक थर्ड कंट्री के हवाले करते हैं जो ना आपकी सुनता हो ना हमारी, और वो इंडिपेंडेंटली फैसला करे। बट अमेरिका अपने ताकत के फुल नशे में था और उसने अफगानिस्तान की ये ऑफर भी नहीं मानी और 9/11 के सिर्फ एक महीने बाद अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। जॉर्ज बुश ने इस जंग को एक क्रूसेड कहा और इसका नाम रखा वॉर ऑन टेरर। This crusade, this war on terrorism, और हर तरफ से अपनी फौज अफगानिस्तान की तरफ भेजना शुरू की और अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के खिलाफ सबसे ताकतवर अफगान था, अहमद शाह मसूद, अमेरिका ने उसकी आर्मी को फुल सपोर्ट किया और बिल्कुल अमेरिका के प्लान के मुताबिक तालिबान को निकालकर पूरे अफगानिस्तान को फतह कर लिया। लेकिन ये सब करने के दरमियान अमेरिका के रास्ते में एक बहुत बड़ा हर्डल था, मीडिया और स्पेशली अल जजीरा, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया अब तक सिर्फ अमेरिका की साइड ही दिखा रहा था, लेकिन अल जजीरा वाहिद चैनल था जो दोनों साइड्स को दिखा रहा था, अमेरिकन साइड और अफगान साइड। अल जजीरा ने अपने टीवी पर ऐसे वाकयात भी दिखाए जिसमें अमेरिकन जेट सिर्फ तालिबान को नहीं बल्कि सिविलियंस को भी टारगेट कर रहे थे, जिसे अब तक बाकी सारे चैनल्स BBC, CNN वगैरह नहीं दिखा रहे थे। तो इस पर अमेरिका की फौज को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अफगानिस्तान पर हमले के सिर्फ 4 हफ्ते बाद काबुल में अल जजीरा के हेडक्वार्टर को अपने एक जहाज से उड़ा दिया ताकि अल जजीरा वहां रिपोर्टिंग ना कर सके, और इवन इनके एक कैमरामैन को दुनिया के सबसे खतरनाक प्रिजन ग्वांतनामो बे भेजा ताकि इन सब चीजों से अल जजीरा का मुंह बंद हो सके। अमेरिकन जनरल्स की प्लानिंग बिल्कुल सही थी क्योंकि 9/11 के सिर्फ 3 महीने बाद तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में खत्म हो गई, जिसके बाद अफगानिस्तान का कोई भी लीडर नहीं था। इसीलिए अमेरिका ने अफगानिस्तान के एक नए लीडर की तलाश शुरू कर दी और जर्मनी की सिटी बॉन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई जिसमें उन्होंने कुछ अफगान लीडर्स को भी बुलाया और इन सब को बिठाकर जर्मनी से अफगानिस्तान के लिए एक नया लीडर चूज किए, हामिद करजई, जो बिल्कुल तालिबान के ऑपोजिट था। Unfortunately, that didn't happen. मतलब जबरदस्त इंग्लिश बोलता था और बिल्कुल एक वेस्टर्न आदमी लगता था और CIA का फेवरेट था। हामिद करजई को अमेरिका ने अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट बनाया और इसकी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक नई फौज ट्रेन की और एक नई गवर्नमेंट बनाई। दूसरी गवर्नमेंट्स को निकालना और अपनी पसंद की गवर्नमेंट बिठाना अमेरिका का पुराना बिजनेस है, लेकिन अगर अफगानिस्तान की हिस्ट्री को देखा जाए तो उन्होंने कभी भी बाहर से किसी लीडर को अपने ऊपर एक्सेप्ट नहीं किया। एंड टू टॉप दैट, हामिद करजई की गवर्नमेंट इतनी करप्ट थी कि अफगान कौम उसे एक्सेप्ट कर भी नहीं सकती थी। इसी तरह सब कुछ चलता रहा और ऐसा लग रहा था कि क्लियरली तालिबान ये जंग हार चुके। लेकिन 2 साल बाद 2003 में अमेरिका ने एक नई जंग शुरू की, इराक वॉर। Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. जिससे अमेरिका का सारा फोकस अफगानिस्तान से हटकर इराक की तरफ जाने लगा, जहां उन्होंने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला जिसे वो आज खुद भी मानते हैं। I apologize for the fact that the intelligence we received was wrong. सद्दाम हुसैन की स्टोरी फिर हम किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। जब अमेरिका का फोकस अफगानिस्तान से हट गया तो तालिबान ने आहिस्ता आहिस्ता मुल्ला उमर की लीडरशिप में दोबारा रीग्रुप करना शुरू किया और अमेरिकन फोर्सेस पर छोटे छोटे हमले करने लगे। सद्दाम हुसैन की हुकूमत तो इराक में खत्म हो गई, लेकिन उस जंग में अमेरिका ने इतनी बड़ी बड़ी गलतियां की थी जिसे छुपाना इम्पॉसिबल था। फॉर एग्जाम्पल, इराक में अमेरिका के एक जेल से कुछ पिक्चर्स रिलीज हुई जिसमें अमेरिकन फोर्सेस इराकियों को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट कर रहे थे और ये पिक्चर्स पूरी दुनिया के मीडिया में फैल गई, जिससे अमेरिका की इमेज बहुत ही खराब हो गई। और उधर अफगानिस्तान में तालिबान ने भी ये इमेज यूज करके अफगानों को ये समझाने की कोशिश की कि देखो ये सब कुछ होता है अमेरिका के जेलों में। इराक के इन जुल्मों की वजह से जब बुश इराक विजिट करने गए तो वहां उन्हें जूते भी मारे गए। इस सब से अमेरिका की इमेज इराक में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी खराब हुई और तालिबान दोबारा मजबूत होने लगे। इसके अलावा तालिबान की मजबूती का एक रीजन ये भी था कि अफगानिस्तान बहुत ही एक ट्राइबल सोसाइटी है और जब भी अमेरिकन फौज किसी एक अफगान को मारती थी उसका सारा खानदान और कबीला तालिबान के साथ जाकर मिल जाता था। तो इस तरह अफगानों को मारने से तालिबान कमजोर होने के बजाय और स्ट्रॉन्ग होते जाते थे और इनके नंबर्स भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। नाउ एज वी सेड कि इससे पहले उसामा बिन लादेन ने 9/11 के हमले में इन्वॉल्व होने से इनकार कर दिया था, लेकिन 2004 की US इलेक्शन से पहले उसामा बिन लादेन की एक वीडियो सामने आई जिसमें उसने अमेरिकन को मुखातिब करके 9/11 की पूरी जिम्मेदारी एक्सेप्ट की और इस वीडियो में उसामा बिन लादेन ने उन 19 लोगों के लिए दुआएं भी की जिन्होंने 9/11 किया था
और अमेरिका को एक वार्निंग भी दी कि वो दोबारा भी ऐसा कर सकता है। मतलब उसामा बिन लादेन ने 9/11 के 3 साल बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी उठा ली। इस स्पीच के बाद जॉर्ज बुश दोबारा अमेरिका की पॉलिटिक्स में मजबूत हो गया और कुछ ही अरसे बाद इलेक्शंस जीत गया। और इलेक्शन जीतने के बाद उसने दोबारा फौजों को अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन के पीछे भेजा। लेकिन फिर भी अगले 4 साल तक ना उसामा बिन लादेन मिल सका और ना अफगानिस्तान फतह हो सका और ना तालिबान खत्म हो सके। अफगानिस्तान की ये जंग जो सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए थी, 9/11 के बाद 10 साल तक जारी रही। और अब जॉर्ज बुश के बाद अमेरिका का नया प्रेसिडेंट भी आ चुका था, बराक ओबामा। ओबामा ने आते ही इस जंग को अपने वादों के मुताबिक कम करने की बजाय और भी बढ़ा दिया और भी ज्यादा फौज अफगानिस्तान की तरफ भेजी, जिससे वहां अमेरिकन फौज की तादाद 1 लाख से भी बढ़ गई। और उसी के साथ ओबामा ने ड्रोन अटैक्स और एयर स्ट्राइक्स को भी बढ़ा दिया। और उसी की हुकूमत में आखिर 9/11 के 10 साल बाद 2011 में अमेरिका को आखिर एक टारगेट मिला उसामा बिन लादेन के बारे में, जो अफगानिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में छुपा हुआ था। अब इस वाकये के 2 वर्जन, एक तो अमेरिका और पाकिस्तान का वर्जन और दूसरा कुछ सीनियर जर्नलिस्ट का वर्जन। उसामा बिन लादेन अपने 3 बीवियों, बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ पिछले कई साल से पाकिस्तान की सिटी एबटाबाद में रह रहा था, जहां अमेरिका ने खुद ही ऑपरेशन करके उसे ढूंढा और फिर उसे मार दिया, जिसका पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जैसे कि सीमोर हर्ष के मुताबिक अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए $25 मिलियन रखी थी। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी के एक रिटायर्ड कर्नल इकबाल सईद खान ने इन पैसों के लिए उसामा बिन लादेन की लोकेशन अमेरिका के CIA तक पहुंचाई। और इस खबर को कंफर्म करने के लिए अमेरिका ने एबटाबाद में शकील अफरीदी के साथ एक फेक वैक्सीन कैंपेन शुरू की और एबटाबाद के इस घर को हर तरफ से स्कैन करने लगा। अमेरिकन ड्रोन्स और सैटेलाइट ने भी इस घर को 24 घंटे रिकॉर्ड करना शुरू किया। और अचानक एक दिन उन्होंने इस घर के लॉन में एक 6 फुट के आदमी को वॉक करता हुआ देखा। इससे और कुछ बाकी चीजों से अमेरिका ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है यही उसामा बिन लादेन। CIA ने उसामा पर हमले से पहले कुछ पाकिस्तानी एजेंट्स इस घर के पास भेजे, जिन्होंने जाकर वहां के सारे दरख्त काट दिए ताकि अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स आराम से लैंड कर सके। और फिर आखिर 2 मई 2011 को प्रेसिडेंट ओबामा के ऑर्डर्स पर अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद से 2 हेलीकॉप्टर्स रात के टाइम में उसामा बिन लादेन को मारने के लिए एबटाबाद की तरफ रवाना हुए, जिसका पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल पता नहीं था। और वहां अमेरिका में ओबामा और उसके मिनिस्टर्स ये सब कुछ लाइव देख रहे थे। ये हेलीकॉप्टर्स उसामा बिन लादेन के घर में लैंड हुए और सिर्फ 40 मिनट के ऑपरेशन के बाद उसामा बिन लादेन को मार दिया और उसकी बॉडी को अपने साथ वापस अफगानिस्तान ले गए, जहां उसका DNA टेस्ट करके ये कंफर्म किया गया कि यही उसामा बिन लादेन है। और फिर उसकी डेड बॉडी की पिक्चर्स लेकर उसामा बिन लादेन की लाश को समंदर में फेंक दिया। अमेरिकन आर्मी के मुताबिक उन्होंने उसकी बॉडी को समंदर में इसलिए फेंका और उसे जमीन पर इसलिए नहीं दफनाया क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई आगे जाकर उसकी कब्र पर एक बहुत बड़ा श्राइन, मजार बना दे। CIA ने उसामा बिन लादेन की लाश की पिक्चर्स US प्रेसिडेंट ओबामा को भेजी, लेकिन उन्होंने इसे रिलीज करने से इनकार कर दिया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो उसामा बिन लादेन के एबटाबाद में होने को नहीं मानते और कहते हैं ये बहुत बड़ी एक कोई गेम या साजिश है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एबटाबाद के इस ऑपरेशन के कुछ ही दिनों बाद अल-कायदा ने अपने सीक्रेट वेबसाइट्स पर उसामा बिन लादेन की डेथ को एक्सेप्ट किया और कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, जिसके बाद तालिबान ने भी उसकी डेथ को एक्सेप्ट किया। और इवन उसामा बिन लादेन के अपने बेटे हमजा बिन लादेन ने भी इस बात को सही कहा। तो जब अमेरिका और अल-कायदा दोनों इस बात को मान रहे तो पाकिस्तानियों को क्या मसला है? नाउ उसामा बिन लादेन के 5 बीवियों से उनके 11 बेटे थे और उसका बड़ा बेटा अब्दुल्ला बिन लादेन आज भी सऊदी अरब के सिटी जद्दा में खामोशी से अपना बिजनेस चला रहा है, लेकिन उसकी हर मूवमेंट को सऊदी गवर्नमेंट बहुत केयरफुली नोट करती है। उसामा बिन लादेन का दूसरा बेटा उमर बिन लादेन, जो पब्लिकली अपने बाप और उसके मिशन को गलत कहता है, और उसने अपने बाप उसामा बिन लादेन के खिलाफ एक किताब भी लिखी है। उसामा बिन लादेन का तीसरा बेटा साद बिन लादेन, जो एक जमाने में अपने बाप का राइट हैंड हुआ करता था और उसामा उसे अपने बाद अल-कायदा का नया लीडर भी बनाना चाहता था। लेकिन उसके इस बेटे साद बिन लादेन को उसामा बिन लादेन से पहले ही 2009 में मार दिया गया। उसामा बिन लादेन का एक ही ऐसा बेटा था, उसका चौथा बेटा हमजा बिन लादेन, जो उसके बाद अल-कायदा के लीडर्स में से था। और उसामा बिन लादेन के मौत के बाद वो बार बार अल-कायदा की तरफ से पब्लिक स्टेटमेंट्स भी दिया करता था, लेकिन इसे भी 2018 और 19 के दरमियान अफगानिस्तान में मार दिया गया। उसामा बिन लादेन की जो फैमिली एबटाबाद में बच गई थी, वो पहले तो 1-2 साल पाकिस्तान की कैद में रहे, जिसके बाद उन्हें वापस अपने कंट्रीज में भेज दिया गया और आज वो सारे खामोशी से सऊदी और यमन में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं।
लेकिन किसी को नहीं पता कि उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। उसामा बिन लादेन की वफात के बाद उनके घर से बहुत सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भी मिले, जिनमें उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स और उनके बच्चों के लिए कुछ वीडियो गेम्स भी शामिल थी। इन डॉक्यूमेंट्स को देखकर यह भी लगता है कि उसामा बिन लादेन को पहले से पता था कि एक दिन उसे इसी तरह अचानक मारा जाएगा। इसीलिए इन डॉक्यूमेंट्स में से एक में उनकी आखिरी वसीयत भी मिलती है, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे पास अभी भी $40 मिलियन पड़े हैं और मेरे बाद इन $40 मिलियन से सिर्फ थोड़ा सा मेरी फैमिली को दिया जाए और बाकी सब अलकायदा को दिया जाए। नाउ अब जब उसामा बिन लादेन को मार दिया गया था और अमेरिका जिस काम के लिए अफगानिस्तान आया था वो पूरा हो चुका था, तो चाहिए तो ये था कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर वापस चला जाए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अगले 10 साल तक अफगानिस्तान में बैठे रहे। क्योंकि उसामा बिन लादेन तो अब कोई मसला नहीं था, लेकिन अब दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी थी और अफगानिस्तान के बहुत ही क्लोज एक नया सुपर पावर चाइना बनने वाला था और चाइना को कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका की प्रेजेंस इस इलाके में लाजमी थी। इसके अलावा उसामा बिन लादेन की मौत से कुछ ही अरसा पहले अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट ने अफगानिस्तान में रिसर्च की और उन्हें पता चला कि अफगानिस्तान के जमीन के नीचे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो दुनिया के सबसे कीमती और रेयर मिनरल्स में से एक है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है लिथियम, जिससे दुनिया की ऑलमोस्ट सारी बैटरीज बनती हैं। अब अगर अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता तो चाइना बहुत ही आसानी से इन मिनरल्स तक पहुंच सकता था। इसीलिए अगले 10 साल तक अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा रहा, लेकिन फिर भी अमेरिका की इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी फौज के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान की प्रेजेंस बढ़ती गई और आखिर मजबूरन 20 साल की जंग के बाद अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान गवर्नमेंट के साथ डील कर ली और अफगानिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौज निकालने लगा। और 20 साल ट्रेनिंग देने के बाद भी अफगानिस्तान की फौज कुछ दिनों के लिए भी तालिबान के सामने खड़ी ना हो सकी और अमेरिका के जाने के कुछ ही दिनों बाद तालिबान बगैर किसी लड़ाई के 20 साल बाद दोबारा अपने कैपिटल काबुल में दाखिल हुए। अफगानिस्तान की इस जंग को अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी समझा जाता है, क्योंकि 20 साल लड़ाई के बाद भी अमेरिका ने तालिबान को कमजोर करने की बजाय और स्ट्रॉन्ग बना दिया और इस जंग के बाद अफगानिस्तान को उसका टाइटल दोबारा मिल गया एज द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। 9/11 में 3000 अमेरिकन मारे जाने के बाद जो पूरी दुनिया में वॉर ऑन टेरर शुरू हुई, उसमें अब तक 4.6 मिलियन लोग 46 लाख लोग हलाक हो चुके हैं। 4 करोड़ लोग अपने घरों से डिस्प्लेस होकर रेफ्यूजीज बने हैं, जिसमें मैं पर्सनली भी अपनी फैमिली और पूरे सिटी के साथ 2009 में रेफ्यूजी रहा हूँ। हालांकि मेरा 9/11 से कोई ताल्लुक नहीं था और अगर इस वॉर ऑन टेरर के कॉस्ट को देखा जाए तो सिर्फ डायरेक्टली $2 ट्रिलियन खर्च हुए और ब्राउन यूनिवर्सिटी के एस्टिमेट्स के मुताबिक वॉर ऑन टेरर पर अमेरिका के $8 ट्रिलियन जाया हुए हैं। इस वॉर ऑन टेरर से अमेरिका की आवाम को भी नुकसान हुआ है और अफगानिस्तान की आवाम को भी, और फायदा सिर्फ और सिर्फ वेपन्स बनाने वाली कंपनीज को हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लॉकहीड कंपनी के सीईओ को, जो इस जंग से पहले हर साल $3 मिलियन कमाया करता था, लेकिन इस जंग के दौरान उसकी इनकम $3 मिलियन से $30 मिलियन तक चली गई थी। मतलब कुछ ही सालों में 10 टाइम्स इनकम बढ़ गई थी। और आज भी This crusade, this war on terrorism जारी है।